नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल हिंदी जंक्शन पर मैं परवेश कुमार सिन्हा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुआ हूं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो 4.0 आने वाली है, हिंदी विषय के उसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। तो उसके लिए प्रैक्टिस सेट, लेक्चर, प्रीवियस सेट, ये सारे जो है सीरीज चल रहा है। और हाल फिलहाल में जो है हम शुरू किए हैं सेट, जो 10 प्रश्नों का सेट रहता है, जिसको आपको ऑनलाइन दिया जाता है, ऑनलाइन आप बनाते हैं, तो उसका भी एक सीरीज चल रहा है। तो हमें लगता है कि इन सारे चीज़ों को देखते हुए अगर देखा जाए तो हिंदी की जो संपूर्ण तैयारी है लगभग आपको यहाँ पे हो जाएगी। अब एक सेक्शन बाकी है, व्याकरण का सेक्शन। हिंदी साहित्य का सेक्शन तो हो गया है, एक दो टॉपिक बाकी है तो करवा देंगे। और हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है तो वो बुधवार से, यानी कल नहीं परसों से हो सकता है, उसको हम शुरू कर दें। सबसे पहले एकदम बेसिक लेवल से शुरुआत करेंगे और छंद अलंकार तक हम लोगों को जाना है। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा प्रैक्टिस सेट है, कितना नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए देखते हैं। आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 28, यानी ये 28वां प्रैक्टिस सेट है, 28वां अभ्यास सेट है। इससे पहले 1 से लेकर 27 तक करवाया जा चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो लेक्चर हुआ है हिंदी साहित्य का, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको आप देख सकते हैं। और प्रीवियस सेट जो करवाए हैं TRE 1.0 से 3.0 तक, सभी का जो है वीडियो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख करके समझ सकते हैं कि कैसे प्रश्न पूछता है। और साथ ही जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है तो ये 28वां प्रैक्टिस सेट है और इससे आगे करवाया जाएगा। थोड़ा सा समय लगता है बनाने में, तो खैर कोई बात नहीं। और एक चीज़ है कि जितने भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया गया है, तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था उसको मैंने भेजा है। हिंदी साहित्य का ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, और व्याकरण का क्वेश्चन हूबहू एग्जाम में नहीं आता है, इसलिए हम उसमें नहीं समाहित किए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, बाकी जो है यूट्यूब पे देखते रहिएगा और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिएगा। अगर आप BPSC TG 4.0 के TGT, PGT यानी 6 से लेकर 12 तक हिंदी विषय के किसी भी वर्ग की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। साथ ही साथ ये वीडियो उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो किसी भी स्टेट का PGT, TGT और KVS, EMRS जैसे टीचर बनने की जो वैकेंसियां हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस वीडियो में हम हिंदी के 80 प्रश्नों का अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें 40 प्रश्न हिंदी साहित्य से रहेंगे और 40 हिंदी व्याकरण के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये दृष्टि से आपका ये प्रश्न जो है, ये सेशन जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कितना आपका सही हुआ है कमेंट करके बताइएगा। अगर आप BPSC TG 4.0 का नोट्स, 25 प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस सेट पाना चाहते हैं तो हमारे नंबर 7261815307 पे 249 रुपया किसी भी माध्यम से पेमेंट कीजिए और उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमें इसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम इधर से आपको PDF उपलब्ध करवा देंगे। और स्टेट के लिए 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों से जुड़ करके अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप मेरा नोट्स, प्रैक्टिस सेट ये सब रखते हैं तो अलग से कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 80 नंबर का संपूर्ण तैयारी हो जाएगी। साथ ही साथ जो क्वालिफाई पेपर हिंदी है जो 22 नंबर पूछा जाता है, उसका भी प्रैक्टिस सेट हम लोग करने वाले हैं आने वाले दिनों में, 1-2 दिन के बाद से। तो आप उसका भी वीडियो देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।
तो चलिए बिना देर करते हुए आज के जो प्रश्न है उसको देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं अभ्यास सेट 28, ये 28वां अभ्यास सेट है। इससे पहले 1 से 27 तक करवा दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। ये 28वां प्रैक्टिस सेट है और इसका पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। इस प्रैक्टिस सेट में आप देखिएगा कुछ प्रश्न जो है ज़्यादा कठिन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, क्योंकि आपका जो तैयारी है जूनियर टीजीटी से यूजीसी नेट लेवल पे की जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। कठिन प्रश्न है तो कोई बात नहीं, 2-4 प्रश्न कहीं ना कहीं कठिन देखने को मिलते हैं, तो इसकी दृष्टि से ये तैयारी और बेहतरीन हो जाती है। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। महादेवी वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? यानी आपको बताना है कि महादेवी वर्मा की वो कौन सी कृति है, यानी वो कौन सी रचना है जिसमें जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण समाहित है। तो देखिए ये प्रश्न जो है ये स्टेट में भी पूछा हुआ था, यूजीसी नेट में भी पूछा गया प्रश्न है। तो ये प्रश्न जो हम यहाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो कहीं ना कहीं बेहतरीन प्रश्नों को संग्रहित करके यहाँ आपके लिए बनाया जाता है। तो आप खुद सोचिए हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं। दूसरी बात है कि आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बनाने में जो बताया जाना चाहिए हम नहीं बता पाते हैं, क्योंकि डिजिटल बोर्ड की समस्या है। खैर कोई बात नहीं, आने वाले दिनों में आपका सहयोग रहा तो जल्द ही वो भी हो जाएगा। और इसमें देखिए समय का भी अभाव है, इसलिए हम थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि 1 घंटा लगेगा और आप लोग 1 घंटा मेरे साथ बने रहिएगा तो ये बहुत बड़ी बात हो जाता है। तो 80 प्रश्नों को इसमें देखेंगे। तो देखिए महादेवी वर्मा का वो कृति है मेरा परिवार, संस्मरण है जिसमें उनकी जो जीव जंतु है पशु पक्षी है उनसे संबंधित संस्मरण है, जिसमें आप देखेंगे गौरा गाय का चर्चा किया हुआ है, सोना हिरन का चर्चा किया हुआ है, गिरु नाम से जो गिरहरी है उनका चर्चा हुआ हुआ। तो ये सारे जो पशु पक्षी जीव जंतु थे उसके नाम से जो है संस्मरण लिख करके मेरा परिवार एक संग्रह है जिसमें संग्रहित किया गया है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गीता की कसम खाकर कहती हूँ जो कहूँगी सच कहूँगी, कचहरी में तो व्यक्ति कटघरे में खड़ा कसम खाकर झूठ बोला जाता है, परंतु आत्मा का कटघरा बड़ा तीखा है। उपयुक्त कथन किसका है? यानी ये जो कथन है वो किसका कथन है आपको बताना है। तो ये जो कथन है कृष्णा अग्निहोत्री का कथन है। ये प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा हुआ है। तो इस तरीका के TRE-1 में आप प्रश्न देखे होंगे, विकल्प क सही हो जाएगा। तो इसी को देखते हुए हम यहाँ प्रश्न को समाहित किए हैं कि हो सकता है TRE-1 में पूछा था, तो आपके जो है स्तर को कठिन करने के लिए 4.0 में पूछा जा सके, तो इसके लिए जो है ये इस तरह के प्रश्नों को समाहित किया गया था। विकल्प का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1901 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन इनमें से किस साहित्यकार ने किया है? देखिए 1901 का बात हो रहा है। जब भी आप प्रश्न को पढ़िए तो अच्छे से पढ़ के समझ लीजिए, तब आप बनाइए, क्योंकि आप सही से जब नहीं पढ़िएगा तो प्रश्न जानते हुए आप जो है गलत बना के चले आइएगा। और बीपीएससी में आपका एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको आपको बचाना है, समझ के बनाना है। तो देखिए 1901 से पूछ रहा है। अगर 1903 से पूछता तो महावीर प्रसाद द्विवेदी सही हो जाते, लेकिन 1901 ईस्वी का बात कर रहा है। तो 1901 ईस्वी में जो संपादन कर रहे थे वो श्याम सुंदर दास जी कर रहे थे। विकल्प ख सही हो जाएगा। और आपको पता है कि हिंदी गद्य के विकास में, हिंदी को जो है शुद्ध रूप देने में सरस्वती पत्रिका का बहुत बड़ा महत्ता है, बहुत बड़ा योगदान है। कहा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी को जो है शुद्ध किया है, परिमार्जन किया है। तो विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। और 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादन करते हैं।
तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है? वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया है, आपको बताना है। तो 2017 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है वो कृष्णा सोबती को दिया गया था, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। कृष्णा सोबती का नाम जो है हिंदी साहित्य में बहुत जो है महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये बहुत जो है खूबसूरत उपन्यास और कहानियाँ जो है हिंदी को दिया है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा के बारे में आपको जो पता है, जो है आधुनिक युग का मेरा कहा जाता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है, आपको बताना है। तो ये जो काव्य लक्षण प्रस्तुत करने वाले हैं ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। इन्होंने ही ये जो है काव्य लक्षण की परिभाषा दिया है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। साहित्य में विखंडनवाद के उद्भावक आचार्य माने जाते हैं, यानी साहित्य में जो विखंडनवाद आया है उसके जो है प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो आपको ये बताना है। देखिए विखंडनवाद का संबंध जॉक देरिडा से है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र में देखने को मिलता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र का अगर टॉपिक मेरा पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, आपको पता होगा। नहीं पढ़े हैं तो आपका लेक्चर दिया हुआ है, वहाँ पे आप देखिएगा, तो ये प्रश्न वहाँ से पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मवीर भारती कृत अंधा युग में कितने अंक हैं? धर्मवीर भारती का जो अंधा युग नाटक है तो उसमें कितने अंक हैं, कितने अंकों में विभाजित किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए अंक और दृश्य का जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो बहुत जटिल होता है, जिस नेट में ज़्यादा देखने को मिलता था। लेकिन अगर TRE 1 का जो प्रश्न उठाइएगा, अगर आप देखे होंगे प्रीवियस सेट, तो उसमें आपको ये चीज़ देखने को मिला होगा। तो इसलिए ये सब चीज़ जो कॉमन महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको जानना ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस सेट में आपको बनाना ज़रूरी होता है। और हम हर एक बार आपको यही कहते हैं कि कोई भी मेरा प्रैक्टिस सेट अगर आप दिया गया है तो कम से कम 4 से 5 बार ज़रूर बनाइए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। बहुत बेहतरीन प्रश्नों को संग्रहित किया गया है, तो कम से कम 4 से 5 बार हर एक प्रैक्टिस सेट को बनाइए, तो आपका तैयारी संपूर्णता को प्राप्त करेगा। तो देखिए अंधा युग में जो नाटकों का नाटक है, काव्य नाटक, उसमें 5 अंक में डिवाइड किया गया है, यानी 5 अंकों में बांटा गया है। विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है? यानी इसमें बताना है कि मोहन राकेश का नाटक कौन सा नहीं है। तो देखिए लहरों का राजहंस मोहन राकेश का नाटक है, आधे अधूरे मोहन राकेश का नाटक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है। और इसमें नहीं है पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों मोहन राकेश की नाटक हैं। तो विकल्प ग सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार हैं? यानी मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार कौन हैं, आपको बताना है। तो मनोविश्लेषणात्मक शैली के जो उपन्यासकार हैं उनमें जो है ईराचंद्र जोशी का नाम लिया जाता है। विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए उपन्यासकार हैं तो ईराचंद्र जोशी जी हैं, मुंशी प्रेमचंद नहीं है, रांगे राघव भी नहीं है। अब कौन कौन और हैं, तो मनोविश्लेषण में आप देखिएगा अज्ञेय का नाम लिया जाता है, जैनेन्द्र कुमार का नाम लिया जाता है। तो ये जो 2-3 उपन्यासकार थे ये मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार थे। तो इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अगर उपन्यास वाले चैप्टर नहीं पढ़े हैं, टॉपिक नहीं पढ़े हैं, तो वहाँ पढ़िएगा तो इन सारी चीज़ों का जिक्र वहाँ देखने को मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर विकल्प ग
हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद के किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? यानी बाल चरित्र जो है, बचपन का जो चरित्र आया है उसका बहुत ही बेहतरीन जो है वर्णन किया गया है। तो ये आप लोग सभी जवाब सही दे पा रहे हैं, क्योंकि ये कहानी सभी ने पढ़ा है, बिल्कुल सही तरीके से पढ़ा है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे। तो ये एक कहानी देखते हैं ईदगाह। तो ईदगाह जब कहानी देखते हैं तो उसमें जो है बचपन का जो चरित्र है बेहतरीन ढंग से, अनोखा ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हामिद रहता है नायक और अमीना उसकी दादी रहती है। तो उसमें बचपन का जो चरित्र है, जो चिमटा खरीद के लाता है, कुछ खाता नहीं है खाने के पैसे से। तो ये मुंशी प्रेमचंद की खासियत है कि कोई भी साधारण पात्र को असाधारण करके प्रस्तुत करते हैं, यानी कोई भी साधारण चीज़ को असाधारण रूप में प्रस्तुत करते हैं। यही मुंशी प्रेमचंद की खासियत है। तो विकल्प ग इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन की प्रायः अध्योपांत कहानी लिखता है। आत्मसंस्मरण में जीवन की एक सीमित खंड के संस्करण लिखता है। यह किसका कथन है? ये जो कथन है, आलोचनात्मक जो कथन है आत्मकथा के बारे में, ये किसका कथन है? तो ये दशरथ ओझा का कथन है। विकल्प क सही हो जाएगा। ये जो सेशन चल रहा है, ये जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुछ प्रश्न ज़्यादा कठिन आपको देखने को मिलेंगे, हम पहले ही चर्चा किए हैं। लेकिन अगर यूजीसी नेट का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें यूजीसी नेट लेवल के प्रश्नों को समाहित किया गया है। तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कविता और छंद में घनिष्ठ संबंध है। कविता हमारे प्राणों का संगीत है, छंद हृदय कंपन है। कविता का स्वभाव ही छंद में रयमान होता है। उपयुक्त कथन किसका है? यानी ये जो कथन है वो किसका कथन है, आपको बताना है। तो ये जो कथन है सुमित्रानंद पंत का है, क्योंकि कविता के बारे में ये चर्चा किए हैं। तो सुमित्रानंद पंत जो है ये बातें लिखते हैं। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुक्तिबोध की कविता में प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का रासायनिक मिश्रण है। वे एक ही साथ प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी। उपयुक्त कथन किसका है? यानी ये जो कथन है वो किसका कथन है, आपको बताना है। तो ये जो कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। विकल्प क सही हो जाएगा। देखिए, मुक्तिबोध जो है प्रगतिवादी रचनाकार तो जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रयोगवादी में भी आ जाते हैं। यानी आप प्रथम तार सब तक पढ़ेगा तो मुक्तिबोध की रचनाएं भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। तो ये प्रयोगवादी भी हैं और प्रगतिवादी भी हैं, लेकिन प्रगतिवादी में जो है इनका नाम बेहतरीन ढंग से दिया जाता है, लेकिन प्रयोगवादी जो चर्चा होती है तो वहाँ भी मुक्तिबोध की चर्चा होती है। तो ये बात उसी के बारे में बच्चन से देखते हैं। विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे, आज बिलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उसका मूल्य समझा नहीं। आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह किसका कथन है? यानी आषाढ़ के नाटक में ये जो कथन है वो किसका कथन है, आपको बताना है। तो ये जो कथन है विकल्प ग सही हो जाएगा। मल्लिका का कथन है। आषाढ़ का एक दिन की जो नायिका है मल्लिका, वो विलोम को ये बताते हैं, यानी जब सम्मानित किया जाता है कालिदास को, जब बुलाया जाता है तो उसी के बारे में जो है यहाँ चर्चे हुए जो है पत्थर से चर्चा करते हैं और मूल्यवान बताते हैं कालिदास को। तो मल्लिका का ये कथन है। विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है। यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक माना गया है, आपको बताना है। देखिए, नाखून का बढ़ना किसका प्रतीक है? तो पाशवी वृत्ति का प्रतीक है। यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। पाशवी यानी जो सूर्य और असुर का बात आता है। तो देखिए, पहले नाखून अगर बढ़ता था तो वो हथियार के रूप में इस्तेमाल होता था, लेकिन आज नाखून बढ़ा करके उसके जो है रंगीन करके सौंदर्य के रूप में देखा जाता है। तो उसी पे नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बेहतरीन निबंध है, उसी में पाशवी वृत्ति का प्रतीक बताया गया है। विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, निबंध वह गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव संहित और व्यक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। निबंध का यह परिभाषा किस विद्वान का है? तो निबंध का ये जो परिभाषा दिया गया था भागीरथ मिश्र के द्वारा दिया गया था, यानी विकल्प जो ख है सही हो जाएगा, उन्होंने ही ये दिया है, तो ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तभी तो दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। उपयुक्त कथन किस कहानी से दी गई है? यानी ये जो वक्तव्य आया है वो किस कहानी से दिया गया है आपको बताना है। तो ये जो दिया गया है ये राही कहानी है सुभद्रा कुमारी चौहान की, उसी से ये देखने को मिलता है, यानी उसी से ये संबंधित है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। तो देखिए तैयारी 1 में बीच बीच से जो है पंक्ति उठा करके पूछा गया था, तो उसी को देखते हुए कुछ प्रैक्टिस सेट में ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, तो इसको अन्यथा में नहीं दे, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतरीन कैसे हो ये आपको नहीं हमें भी सोचना होता है, तो हम चीज़ें को संग्रहित उसी के अनुसार करके आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो ये जो है राही कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान का है, उसी से ये पंक्ति दिया गया है, विकल्प का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। यह किस कहानी से उद्धृत है? यह जो पंक्ति है किस कहानी से उद्धृत है? तो ये जो पंक्ति आया है गैंग्रीन कहानी है। गैंग्रीन बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है अज्ञेय का, उसी में ये जो है पंक्ति आपको देखने को मिलता है, जो रोज नाम से प्रकाशित हुआ था। तो ये जो है विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के आधिकार को सिद्ध सामंत युग नाम दिया है, किसने दिया है आपको बताना है। तो सिद्ध सामंत युग जो नाम दिया गया है वो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवनागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुआ? देवनागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना जो हुआ है वो कब हुआ है आपको बताना है। तो इसका जो स्थापना हुआ है वो आपको पता होनी चाहिए, 1947 में इसकी स्थापना किया गया था, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? आप हुदरी किस साहित्यकार की आत्मकथा है? तो ये रमनिका गुप्ता की बहुत ही प्रसिद्ध आत्मकथा है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विष्णु प्रभाकर कृत आवारा मसीहा किस गद्य विधा की रचना है? यानी आवारा मसीहा क्या है आपको बताना है, हिंदी की कौन सी विधा में ये लिखा गया है आपको बताना है। तो ये जो है जीवनी विधा में लिखा गया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं, और ये किसके जीवन पे आधारित है? तो सचिन चट्टोपाध्याय के जीवन पे आधारित है। यूजीसी नेट में बराबर ये प्रश्न पूछा जाता है इससे संबंधित, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से श्री राम शर्मा का संस्मरण ग्रंथ है, तो श्री राम शर्मा का संस्मरण ग्रंथ कौन सा है आपको बताना है। तो जंगल के जीव, प्राणों के सौदा, वे जीते कैसे हैं, ये तीनों जो संस्मरण ग्रंथ हैं श्री राम शर्मा का है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं। मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता हैं, तो मास्टर मनबोध की डायरी के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो डॉक्टर विवेकी राय हैं, यानी डॉक्टर विवेकी राय इसके रचनाकार हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। डॉक्टर विवेकी राय इसके रचनाकार हैं, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी में रिपोर्टाज लेखन प्रारंभ करने वाले विद्वान हैं, तो रिपोर्टाज सर्वप्रथम कौन लिखे थे, उसका प्रारंभ कौन किए थे, ये आपको बताने हैं। तो इसका जो प्रारंभ करने वाले शिवराम सिंह चौहान जी हैं, विकल्प क सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। दलित विमर्श पर आधारित कृति संतप्त के रचनाकार हैं। तो दलित विमर्श पर आधारित जो कृति है संतप्त, उसके रचनाकार कौन है बतानी है। तो ये सूरजपाल सिंह चौहान का है, विकल्प ख सही हो जाएगा। ये दलित जो है रचना है, विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि का बहुत बेहतरीन दलित आत्मकथा है जूठन, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, बराबर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी थे, विकल्प ग सही हो जाएगा। मतवारा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? तो ये जो प्रकाशित होती थी मतवारा पत्रिका, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कन्वर्ट हो गया है। तो मतवारा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होता था? तो ये जो प्रकाशित होता था कलकत्ता से प्रकाशित होता था, विकल्प ख सही हो जाएगा। और ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये पत्रिका को निकालते थे, विकल्प ख इसका सही आंसर हो जाएगा। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर जी हैं, आचार्य राजशेखर, विकल्प क सही हो जाएगा। ये भारतीय काव्य शास्त्र का विषय है, विकल्प क सही हो जाएगा। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है। तो अनुकरण का क्या आशय है, क्या अर्थ है आपको बताना है। तो अनुकरण का अर्थ है पुनः सर्जन करना, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए ये प्रश्न बहुत ही जटिल प्रश्न था। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है। तो अनुकरण मतलब आप लोग सीधा सीधे जानते हैं नकल करना, प्रकृति का नकल करना, ये मार दीजिएगा। लेकिन एक बेहतरीन अर्थ देता है पुनः सर्जन करना, यानी फिर से निर्माण करना, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? सबसे प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी है? तो वैदिक संस्कृत है, विकल्प ख सही हो जाएगा। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो नेपाली जो भाषा है उसकी लिपि भी देवनागरी लिपि है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है, यहाँ स्वर से नहीं होनी चाहिए। तो पूर्वी हिंदी का जो विकास हुआ है वो आपको पता होनी चाहिए, अर्धमागधी से हुआ है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। अब देखिए पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती है। तो अवधी है, बघेरी है, छत्तीसगढ़ी है। ये तीनों जो बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब प्रदान की गई है? तो भारतीय संविधान में हिंदी को जो राजभाषा की दर्जा दिया गया था वो कब दिया गया था? तो 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दिया गया था। इसीलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, विकल्प को सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिस्र बंधुओं ने रीतिकार को क्या नाम दिया है? तो मिस्र बंधु ने रीतिकार को जो नाम दिया है वो अलंकृत काल नाम दिया है, विकल्प ख सही हो जाएगा। श्रृंगार काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है दिया हुआ, तो इसका सही आंसर विकल्प ख हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक कौन है आपको बतानी है। तो ये जो है जॉन गिलक्राइस्ट का है, विकल्प ग सही हो जाएगा। ये हिंदी से संबंधित है इसलिए यहाँ प्रश्न में समाहित किया गया है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। ध्रुव स्वामिनी नाटक कितने अंकों में विभाजित है? तो ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो नाटक कितने अंकों में है? तो 3 अंकों में ये विभाजित नाटक है, विकल्प क सही हो जाएगा। और इसके रचनाकार जो हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, आपको पता होनी चाहिए। और 1933 में ये जो है नाटक लिखी जाती है, विकल्प क इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। मुक्त भोग आत्मा के विकास में बाधक नहीं होता, विवाह तो आत्मा को
और जीवन को पिंजरे में बंद कर देता है। यह पंक्ति प्रेमचंद के किस उपन्यास से लिया गया है? ये जो पंक्ति आया है प्रेमचंद के किस उपन्यास में आया है? तो ये जो है गोदान उपन्यास की बहुत बेहतरीन पंक्ति है और गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का बहुत ही बेहतरीन उपन्यास है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। विकल्प ग सही हो जाएगा। प्रियंगु मंजरी मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? तो प्रियंगु मंजरी जो आया है एक पात्र, वो मोहन राकेश के किस नाटक का पात्र है? तो ये जो पात्र है आषाढ़ का एक दिन नाटक है, उसी का पात्र है। यानी 1958 में इसका प्रकाशन हुआ था। उसी में एक पात्र है प्रियंगु मंजरी जो राजकन्या रहती है, इसी से कालिदास का विवाह भी होता है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा। महर और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महर वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। उपयुक्त कथन किस कहानी से लिया गया है? यानी ये जो कथन है वो किस कहानी से लिया गया है आपको बताना है। तो ये जो कहानी आया है आप लोग देखिएगा, बिहार बोर्ड के सिलेबस में एक लगा हुआ कहानी है विष के दांत। विष के दांत कहानी है नरेंद्र विलोचन शर्मा का। तो उसी में जो है ये कहानी आया है, ये जो है कथन दिखाई को मिलता है। तो विकल्प को सही हो जाएगा। तो हिंदी साहित्य के जो 40 प्रश्न थे उसको हम लोगों ने देखा। अब जो है व्याकरण के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या है आपको बताना है, यानी जिससे प्रेरणा मिलती है। तो देखिए पढ़ना चलना ये खुद का है, लेकिन जगाना किसी को ये प्रेरणा दिया जा रहा है। तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा? अपेक्षा का विशेषण रूप क्या होगा आपको बताना है। देखिए अगर कोई भी आप हिंदी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो एक हिंदी व्याकरण की पुस्तक आपके पास होनी चाहिए, जिसमें विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा से विशेषण कैसे बनता है और तद्भव शब्द, मुहावरे, ये सब चीज़ों को देख सकें, क्योंकि ये सब किसी नोट्स से देखना संभव नहीं है। तो आपको देखनी चाहिए, एक कोई भी प्रकाशन की पुस्तक व्याकरण की होनी चाहिए। तो अपेक्षा का जो विशेषण रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अपेक्षित, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। अपेक्षा करना यानी आशा रखना, किसी से आपको आशा है तो बहुत अपेक्षाएं हैं, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोई किसी कुछ सर्वनाम है, तो कैसा सर्वनाम है? कोई किसी कुछ, ये सब जो तीनों शब्द हैं तो वो कौन से सर्वनाम के एग्जाम्पल हैं आपको बताना है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जो है उदाहरण है कि कोई आएगा, किसी समय आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये अनिश्चितता नहीं दे रहा है। तो विकल्प ख सही हो जाएगा, क्योंकि निश्चितता नहीं है तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा महीना भाद्रपद महीने के तुरंत बाद आता है? यानी भाद्रपद यानी भादो महीना के बाद कौन सी महीना आता है आपको बताना है। तो भादो के बाद आश्विन आता है, आश्विन। विकल्प ग सही हो जाएगा। तो ये जो है कभी कभी हिंदी में इस तरीका के प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, इसलिए मैंने इसे समाहित किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है आपको ढूंढना है। तो इस तरीका से प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो शुद्ध जो शब्द है वो विकल्प ख सही हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा रहेगा तो ये शुद्ध रहेगा, विकल्प ख सही है। आगे बढ़ते हैं। सिर दर्द समास शब्द में समास है, तो सिर में है दर्द, यानी विकल्प इसको देखिए कि कौन सा सही होगा। तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? यानी वो कौन सा शब्द है जिसमें नी प्रत्यय नहीं दिखाई पड़ता है, नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो बिना नी प्रत्यय का जो शब्द बना हुआ है वो आपको देखना है। तो नौकरानी जो शब्द है वो नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। रेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो रेखक शब्द में जो प्रत्यय आया है वो आप सभी को पता होना चाहिए, अक प्रत्यय आया हुआ है। विकल्प ग सही हो जाएगा। कोई क कोई ख भी मार दिए हैं तो ये सही नहीं है, तो विकल्प ग सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सम्मुख में उपसर्ग है, तो सम्मुख में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। तो सम्मुख में जो है सम उपसर्ग से सम्मुख शब्द बना हुआ है, विकल्प क सही हो जाएगा। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण जो शब्द है तो उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताने हैं। तो उच्चारण जो शब्द है उसका सही संधि विच्छेद जो होगा उत्तजोच्चारण होगा, विकल्प ख सही हो जाएगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में जो ध्वनियाँ होती है वो 2 प्रकार की होती है, स्वर ध्वनि और व्यंजन ध्वनि, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी की मानक वर्णमाला में मूलतः कितनी स्वर और व्यंजन ध्वनियों को स्थान दिया है? यानी हिंदी निदेशालय जो है वो कितनी ध्वनियों को मान्यता दिया है स्वर और व्यंजन मिलाकर, ये आपको बताना है। तो ये प्रश्न जो है पिछले बार TRE 1 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपको बताना है कि कितना माना है। तो 11 स्वर और 35 जो है व्यंजन ध्वनि माना है, तो विकल्प ख सही हो जाएगा। संयोगी छ देखिए यहाँ दिया हुआ है, वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है, यानी ये जो वर्ण बना है किन किन वर्णों के मिश्रण से ये जो है बना हुआ है। तो देखिए संयोगी छ जो है आधा क और मूर्धन्य सा के सहयोग से बना हुआ है, विकल्प क सही हो जाएगा। जिन ध्वनियों की गणना ना स्वर में ना व्यंजन में की जाती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उसे जो है अयुग्वाह वर्ण कहते हैं, विकल्प ग जो है सही हो जाएगा। जैसे अन्न और अह जो है अयुग्वाह वर्ण की श्रेणी में आता है ये दोनों, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में रुंठित व्यंजन कौन है? रुंठित व्यंजन कौन है आपको बताना है। तो रुंठित व्यंजन में जो है वो आ जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। रुंठित व्यंजन है, विकल्प ख सही हो जाएगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छंद जो शब्द है, छंद का जो चर्चा किया गया है, सर्वप्रथम आपको जब ऋग्वेद में पढ़िएगा देखिएगा सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है, विकल्प क सही हो जाएगा। यति का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो यति का जो अर्थ होता है वो विराम होता है, यानी विकल्प ग सही हो जाएगा। यति का अर्थ विराम होता है यानी रुकना, विकल्प ग सही हो जाएगा। उत्साह किस रस का अस्थायी भाव है? तो उत्साह जो अस्थायी भाव है वो वेद रस का अस्थायी भाव है, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। अगर रस वाले टॉपिक में आप नहीं पढ़े हैं तो वहाँ पढ़िएगा सभी रसों के जो अस्थायी भाव है, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न निश्चित ही पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के किस आचार्य ने क्षर नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? यानी संचारी भावों की संख्या जो 33 थी, तो एक क्षर नामक संचारी भाव को प्रचारित करके 34 माना है। तो ये करने वाले जो आचार्य हैं वो देव हैं, ऋतिकालीन आचार्य देव हैं, वही ये किए हैं, विकल्प को सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन हो तुम बसंत के दूत, विरस पतझर में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपरा की रेखा, तपन में शीतल मंद बयार। पंक्ति में रस है, तो इसमें कौन सा रस है आपको बताना है। तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार रस का जो है वर्णन किया गया है, विकल्प को सही हो जाएगा। आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? यानी आदमी पानी का बुलबुला है, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो आपको पता हो जाएगा कि अनुभवहीन होना ये नहीं है, मनुष्य जीवन नश्वर है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बुलबुला जब पानी में जाता है तो एक दिन मिट जाता है तुरंत में, तो इस प्रकार मानव जीवन भी क्या है, नश्वर है, विकल्प ख सही हो जाएगा। मन को हरने वाला के लिए सही शब्द क्या है? तो जो मन को हरे उसे मनोहर कहा जाता है एक शब्द में, विकल्प क सही हो जाएगा। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? अप्रमेय
किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है आपको बताना है। जो तौला या नापा ना जा सके ऐसा नहीं है। जो अवश्य होने वाला हो नहीं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके अप्रमेय है, यानी प्रमाण से सिद्ध नहीं हो सकते हैं, प्रमाण से विकल्प ग सही हो जाएगा। सूक्ष्म शब्द का विलोम होगा, तो सूक्ष्म का उल्टा शब्द क्या है आपको बताना है। तो सूक्ष्म का हो जाएगा स्थूल, विकल्प ख सही हो जाएगा। तो इन सारे जो प्रश्न है उसको बनाने के लिए आपको व्याकरण देखना होगा, और एक व्याकरण की पुस्तक आप रखे रहिएगा जरूर, क्योंकि हिंदी का तैयारी कर रहे हैं तो एक व्याकरण की कोई भी प्रकाशन की पुस्तक होनी चाहिए जिसमें आप ये सारे चीज़ों को, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द आदि चीज़ों को देख सके, मुहावरा जो होती है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो मही, धरनी, विश्वम्भरा, ये तीनों जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो विकल्प घ जो है सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए इंदु, मयंक, सुधांशु, तीनों जो है पर्यायवाची शब्द हैं चंद्रमा के, लेकिन यहाँ देखिए नहीं पूछ रहा है। इसलिए हम हर एक बार कहते हैं कि आप प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए कि नहीं पूछ रहा है। अगर ऐसा रहता है तो आप जल्दी में बना देते, जो कि गलत हो जाता है, तो आपको देखना है। तो नहीं पूछ रहा है, यानी इसका सही आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि तीनों के तीनों हैं चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द, विकल्प अंग सही हो जाएगा। निम्न में कर शब्द का अर्थ है, तो कर शब्द का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो कर शब्द का जो अर्थ आएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए कर मतलब हाथ भी होता है, टैक्स भी होता है, कर मतलब किरण भी होता है, तो तीनों सही हैं। तो तीनों जब सही हैं तो इसका सही आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जर और जरा युग्म शब्द का सही अर्थ क्या है? जर और जरा आपको बताना है, इसका सही युग्म क्या है। तो जर मतलब होता है दौलत और जरा मतलब होता है थोड़ा सा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। कहते हैं ना कि जरा सा दीजिए यानी थोड़ा सा दीजिए, विकल्प क सही हो जाएगा। मक्षिका शब्द का तद्भव रूप क्या है? मक्षिक का जो शब्द है उसका तद्भव रूप यानी बिगड़ा हुआ रूप क्या है आपको बताना है। तो मक्षिका का जो तद्भव रूप है वो हो जाएगा मक्खी, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह जीवन क्या है निर्झर है, इस पंक्ति में अलंकार क्या है? यानी कौन सा अलंकार इसमें क्या है? यह जीवन क्या है निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दो तटों बीच चल रहा राह मनमानी है। ये आप स्टेट में पढ़े होंगे, अरसी प्रसाद जीवन का झरना जो कविता है उसी से लिया गया ये पंक्ति है। तो बताइए इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है, समानता दिखाए यानी रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गद्यांश आया है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी सभी जगह गद्यांश खूब पूछा जाता है, तो इसलिए गद्यांश को भी देखना जरूरी है। और गद्यांश का हम एक नियम आपको बताए हैं कि जैसे कहता है वैसा ही आपको जवाब देना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं सोचना है। जो भी सोचना है गद्यांश के हिसाब से, गलत को अगर गलत कहता है तो गलत ही आपको बनाना है, गलत को सही कहता है तो सही ही बनाना है, यानी अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना है। तो चलिए सबसे पहले गद्यांश को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको फिर देखेंगे और बनाएंगे। वैज्ञानिक उन्नति के इस युग में मानव ने भौतिक सुख साधन एकत्र करने की होड़ में प्रकृति वातावरण को अत्यंत हानि पहुंचाई है। आज समस्त विश्व में प्रदूषण की समस्या व्याप्त है। प्रदूषण के इस भीषण प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रकृति आपदाओं यथा भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, जल प्रबंध आदि के रूप में प्रकृति का विद्रोह हम प्रतिवर्ष देखते हैं। वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण के साथ अणु प्रदूषण भी वर्तमान में विकराल रूप धारण करता जा रहा है। वास्तव में प्रकृति के साथ मानव ने जो उपहास किया है तथा हानि पहुंचाई है उसका यह प्रयास आज भी जारी है, जिसके भीषण परिणाम भी उसे ही भुगतने पड़ रहे हैं। अब जो है इससे संबंधित प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए प्रश्न दिया होगा आज समस्त विश्व में किसकी समस्या व्याप्त है। तो गद्यांश चर्चा किया है कि प्रदूषण की समस्या व्याप्त है।
तो विकल्प ख सही हो जाएगा। अब देखिए कितने आराम से बन रहा है। कोई भी गद्यांश अगर नहीं बनेगा 2-3 बार पढ़िएगा तो बनने रहेगा। किसके भीषण प्रकोप से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है? तो किसके भीषण प्रकोप से जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है? तो अब देखिए ये गद्यांश जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो प्रदूषण के इस भीषण प्रकोप से, यानी प्रदूषण का बात किया जा रहा है, तो यहाँ देखिए प्रदूषण हो जाएगा, यानी प्रदूषण के भीषण प्रकोप से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। विकल्प जो ग है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो देखिए भूकंप, जलप्रवण, ज्वालामुखी विस्फोट, ये तीनों अगर आप देखिएगा तो सभी जो है प्राकृतिक आपदा है, तो विकल्प घ सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। उन्नति का विलोम शब्द क्या है? तो उन्नति का जो उल्टा शब्द हो जाएगा अवनति हो जाएगा, यानी विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा प्रदूषण का स्वरूप, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रयोग ये नहीं होंगे क्योंकि प्रदूषण पे ज़्यादा जोर दिया गया है, तो विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले गद्यांश को देखते हैं। राष्ट्रीयता के विकास के लिए भाषा एक महत्वपूर्ण तत्व है। भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य और मानव समुदाय अपने भावों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। जिस प्रकार पहाड़, नदी तथा समुद्र मनुष्य के आपस में मिलने जुलने में रुकावट पैदा करते हैं, वैसे ही भाषा की भिन्नता मनुष्यों में पारस्परिक संबंध स्थापित करने में बाधक होती है। मनुष्य के विभिन्न समुदायों के अपने अपने आदर्श, विचार और अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, जिनकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। संगीत और साहित्य की अभिव्यक्ति का साधन भी भाषा ही है। भाषा एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य एक दूसरे के समीप आ जाते हैं, उनमें घनिष्ठता स्थापित हो जाती है। यही कारण है कि एक भाषा बोलने वाले लोग परस्पर सहानुभूति रखते हैं। राष्ट्रीयता की भावना के लिए भाषा तत्व परम आवश्यक है, यानी भाषा तत्व पे जोर दिया गया है। तो उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो इसका जो उपयुक्त शीर्षक है ये आप लोग देखिए क्या होगा। तो राष्ट्रीयता और मनुष्य, ये चर्चा नहीं किया गया है। भाषा का महत्व, बिल्कुल सही बात है। भाषा के महत्व के बारे में जो है चर्चा किया गया है। आप पूरा गद्यांश को देख रहे थे, विकल्प ख सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति का शब्द का अर्थ क्या है? तो अभिव्यक्ति शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ हो जाता है प्रस्तुत करना, लेकिन एक दूसरा अर्थ है सुथनी, ये भी अभिव्यक्ति शब्द का अर्थ होता है। तो विकल्प ग इसका सही हो जाएगा। और मेन शब्द में अभिव्यक्ति यानी कि अभिव्यक्त करना, यानी प्रस्तुत करना, तो विकल्प ग इसका सही माना है। और ये बीपीएससी का प्रश्न है, इसलिए हम इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बीपीएससी जो आंसर माना है उसी को मान करके चलेंगे। प्रकट का विलोम शब्द है, तो प्रकट का विलोम शब्द क्या है आपको बताना है। तो प्रकट का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त, यानी विकल्प क सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो तरंगिनी है, तटनी है, लेकिन एरा जो है नहीं है। विकल्प ख सही हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का अंतिम और 80वां प्रश्न देखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का आशय है, तो इसका आशय क्या है आपको बताना है। तो इसका आशय है कि भाषा की समानता मनुष्यों को निकट लाती है। राष्ट्रीयता भाषा का विकास करती है, ऐसा नहीं है। साहित्य व संघ राष्ट्र का निर्माण करते हैं, ये चर्चा नहीं किया गया है, यानी इसका चर्चा किया गया है। विकल्प क सही हो जाएगा। तो आज मैंने प्रैक्टिस सेट जो है 28 करवाया। हमें आशा है नहीं, पूरा विश्वास है कि ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आपकी जो तैयारी है उसको संपूर्णता प्रदान करेगा। तो आपका इस वीडियो में यानी इस प्रैक्टिस सेट में कितना सही हुआ है
हमें कमेंट करके बताइए ताकि हम समझ सकें कि आप लोग भी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, मेरे साथ समय दे रहे हैं। और साथ ही आपको पता है कि हिंदी जंक्शन जो है हमेशा आपके लिए मेहनत करके चीज़ों को उपलब्ध करवाता है। इतना प्रैक्टिस सेट कोई भी चैनल नहीं करवा पाएगा, हमको जैसा लगता है। और इतना अच्छा से बताना बेहतरीन है। कुछ दिखते हैं तो डिजिटल बोर्ड की समस्या है, जिसे डिटेल में नहीं बता पाते हैं, तो आगे वो भी समस्या आप लोगों का सहयोग रहा तो हो जाएगा दूर। और डिजिटल बोर्ड पे आएंगे तो और बेहतरीन ढंग से बातें करेंगे एक एक टॉपिक को लेकर के। और आगे जो है इसी तरह मेरे चैनल पे बने रहें। हिंदी जंक्शन चैनल के माध्यम से 4000 प्लस बच्चों ने TRE 1, TRE 2 और 3 में अपना लक्ष्य को प्राप्त किया है। आगे आप भी कर सकते हैं। अगर आप BPSC 4.0 का नोट्स प्रैक्टिस सेट पाना चाहते हैं तो मेरे नंबर 72 61 81 53 07, इस पर 249 रुपया किसी भी माध्यम से गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम आप पेमेंट कर दीजिए। क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक टाइप राइटर रखनी पड़ती है, तो सिर्फ हम टाइप का पैसा आपसे ले रहे हैं। क्योंकि क्लास तो फ्री ऑलरेडी यूट्यूब पे है, तो टाइपिंग का कोर्स देते हैं तो हमें सहयोग मिलता है, आगे चीज़ें उपलब्ध होती है। और स्टेट के लिए जो है इसी नंबर पे 199 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिए इसी नंबर पे, तो उसका नोट्स प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। BPSC 4.0 के लिए हम 25 प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस सेट और नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। और जो चीज़ें हैं व्याकरण का विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, ये सब आपको खुद से करना होगा, क्योंकि वो सब का नोट्स में समाहित करना सरल बात नहीं है। बाकी जो है क्लास व्याकरण का 1-2 दिन में चलता रहेगा यूट्यूब पे। और जो आप सेट दिया गया था सुबह टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप नहीं बनाए हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जा कर के सेट बना लीजिए। 10 प्रश्न दिया गया था, कल उसका जो है सोल्यूशन यहीं यूट्यूब पे करवाया जाएगा। 9 बजे से क्लास होता है, सभी लोग जुड़ जाइएगा। जो नहीं जुड़ते हैं 9 बजे समय है, उसको ध्यान में रखिएगा, समय से जुड़िएगा। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन जो स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेगा वही जो है अपना मेरिट पक्का करेगा। क्योंकि समय अभी बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी हो सकता है होने के बाद आए नोटिफिकेशन, तो आपको तैयारी करते रहना है। क्योंकि तुरंत में वैकेंसी आएगा तो सब चीज़ आपको देखना असंभव हो जाएगा। अभी से थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा तो आप संपूर्णता को प्राप्त कर लीजिएगा। जैसे हम लोग संपूर्णता की ओर हैं, हिंदी साहित्य हो गया है, 2-3 टॉपिक बचा है वो बीच में देख लेंगे, और बाकी व्याकरण को देखेंगे, और प्रैक्टिस सेट ऐसा ही चलता रहेगा। तो मेरे साथ इतना देर तक समय बिताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद।